आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। बहुत सालों से ये कहा जा रहा है कि देश में हमारा डंका बज रहा है और विदेश में भी हमारा डंका बज रहा है। जैसे अमेरिका में नमो नमो, हमने नेपाल की मदद की, हमने वियतनाम की मदद की, हमारे जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या नेपाल के साथ हमारे रिश्ते वैसे है जैसे कुछ साल पहले थे? चाइना के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हैं जैसे पहले थे? या फिर पाकिस्तान जो हमारा ये कहा जा रहा है कि हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे क्या रिश्ते हैं? और सीमा पर वास्तविकता क्या है? सीमा पर किस तरह से हमारे जवान डटे हुए हैं? अब देखते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन में पैदा हुए तनाव के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रूस में बैठक की। बैठक के बाद चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंचो ने कहा कि सीमा पर तनाव से दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हुए हैं और इसकी वजह भारत है। केवल भारत और भारत ही है। पूरा ब्लेम जो है उन्होंने भारत पे मढ़ दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए चीन के रक्षा मंत्री मिन्नतें कर रहे थे, ऐसी खबरें जो हमारे मीडिया में आई। लेकिन जब ये मुलाकात हुई तो चीन ने अपना रंग बदल दिया। हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने पहले बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक किया और फिर 2 घंटों से ज़्यादा चली बैठक में पूरा जिम्मा भारत के ही सर पर मत डाला। वेई फेंचो ने कहा कि दोनों देशों और सेनाओं के बीच में जो झड़प है, जो हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। फेंचे ने खुद राजनाथ से मिलने के लिए समय मांगा था। दोनों नेता मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्रालय में बयान जारी कर ये कहा था कि सीमा पर भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव की वजह बहुत साफ है और जिम्मेदारी पूरी तरह भारत की ही है। बयान में कहा गया कि चीन अपने क्षेत्र को नहीं गंवा सकता और चीनी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए पूरी तरह से दृढ़, आत्मविश्वासी और काबिल है। दोनों देशों को चेयरमैन जिनपिंग और पीएम मोदी की बनाई सहमति को लागू करना चाहिए और बातचीत से परेशानी सुलझानी चाहिए। चीन ने इस मामले में भारत पर ही जिम्मेदारी डाल दी है। चीन ने उम्मीद जताई है कि भारत दोनों देशों के किए गए इस समझौते का पालन करेगा, फ्रंटलाइन बलों पर नियंत्रण मजबूत करेगा, एलएसी उकसावे से बचेगा, हालत गरमाने वाले एक्शन से बचेगा और जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने से भी भारत को बचना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों को भारत चीन संबंधों और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के बारे में सोचना चाहिए और आधा आधा रास्ता तय करना चाहिए ताकि मौजूदा हालत जल्द से जल्द सामान्य हो जाए और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम हो। तीनों रक्षा मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश फ्रंटलाइन बलों को जल्द से जल्द हटा लेंगे और हालत को और जटिल होने से बचा सकेंगे, हालत को जटिल होने से रोक सकेंगे। चीन के साथ उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा तक कायम सैन्य टकराव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन को इशारों में कड़ा संदेश दे रहे हैं। सिंह ने साफ साफ कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करने की जरूरत दोनों देशों को है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। हाल के समय में चीन की तेज होती सैन्य गतिविधियों पर निशाना साधते हुए राजनाथ ने साफ कहा कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि चरमपंथी प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए और कट्टरवाद को खत्म करने के लिए एंटी टेरर मैकेनिज्म को भी अपनाना जाना चाहिए, उस पर भी फैसला होना चाहिए। जून में हुए टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन अपने हताहतों की संख्या अभी तक छिपा रहा है। भारत चीन तनाव के बीच में रूस भी ऐसा ही दोस्त साबित होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। भारत और चीन के बीच फिलहाल सीमा पर तनाव है। जून में गलवान घाटी में था, फिलहाल पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब भारत के रक्षा मंत्री रूस गए हैं। इससे पहले जून में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। मौका था दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनियों पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ का।
उस वक्त भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मिलने की बात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। यह महज संयोग हो सकता है कि जब जब राजनाथ सिंह रूस जाते हैं, बातचीत की परिस्थितियां बनते नजर आती है। इसी बीच ऐसा प्रयोग हो सकता है कि रूस दोनों देशों के तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभाए। इस सवाल के जवाब के लिए पिछले कुछ दशकों के इतिहास को टटोलने की जरूरत होगी। 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों से किसी भी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस करीब थे। उस युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बढ़ चुका है। जब तक सोवियत संघ रहा तब तक दुनिया दो ध्रुवीय रही। आज की तारीख में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए तो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी एक साथ कई ध्रुव बन गए हैं। अमेरिका अपना प्रभाव बरकरार रखने के लिए एशिया प्रशांत में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है जो अमेरिका को कई मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। तीसरी तरफ रूस भी सीरिया और यूक्रेन में अपनी भूमिका को लेकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। एक चौथा मोर्चा अरब देशों का है, जिनमें आपस में फिलहाल खुद ही मतभेद चल रहे हैं, लेकिन कुछ ईरान के साथ है तो कुछ सऊदी अरब अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और चीन की बन नहीं रही। चीन भारत तनाव में, अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है, इसलिए वो बीच में मध्यस्थता कर नहीं सकता। चीन की पाकिस्तान से बनती है जो भारत का पहले से ही दुश्मन देश है, इसलिए पाकिस्तान के बीच बचाव की कोशिश का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में रूस एकलौता ऐसा देश है जो चीन और भारत दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकता है। इसी संभावनाओं के बारे में जेएनयू के प्रोफेसर संजय पांडे, सेंटर फॉर रशियन स्टडी में जो प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि भारत तनाव में रूस बिल्कुल भूमिका निभा सकता है, लेकिन खुलकर नहीं, केवल परोक्ष रूप में। प्रोफेसर संजय कहते हैं कि 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी रूस ने परोक्ष रूप में चीन का ये सलाह दी थी कि बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाना चाहिए। पिछले 3 महीनों से पूर्वी लद्दाख सीमा पर जो भी कुछ चल रहा है, उसमें तो आधिकारिक तौर पर रूस का यह स्टैंड है कि यह दोनों देशों के आपसी मामला है, दोनों हमारे मित्र हैं और इसलिए दोनों इसे खुद सुलझाए। प्रोफेसर संजय कहते हैं कि परोक्ष रूप में रूस की तरफ से कोशिशें जारी है। केवल भारत के रक्षा मंत्री के रूस के दौरों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे स्तर की बातचीत भी भारत के साथ चीन की सीमा तनाव पर चर्चा हुई है। हालांकि ऐसी कोई बातचीत किसी भी स्तर पर रूस और चीन के बीच अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये तो साफ है कि ये कहना चाहिए कि रूस चीन के विरुद्ध नहीं जाएगा। बिना चीन के विरुद्ध हुए वो भारत को जितनी मदद कर सकता है वो जरूर करेगा। रूस ने खुद इस बात का भरोसा भारत को दिलाया है कि हाल ही में भारत ने 12 सुकोई 30 FKI और 21 MiG-19 की शीघ्र आपूर्ति की मांग रूस से की है। दोनों की सप्लाई में रूस ने तेजी लाने का वादा किया है। प्रोफेसर संजय कहते हैं कि ये अपने आप में दिखता है कि रूस भारत की परोक्ष रूप में मदद करने को तैयार है। चीन की सरकार ने रूस के इस कदम पर कोई आपत्ति भी अब तक नहीं जताई है। अब रूस और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इसे भी देखते हैं। भारत और रूस हमेशा से दोस्त रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य उत्पादों की सबसे ज़्यादा खरीदारी रूस से करता है। उसके बाद अमेरिका, इजराइल और फ्रांस का नंबर लाता है। पिछले कुछ सालों में रूस से खरीदारी में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत रूस से ज़्यादा सामान अमेरिका से खरीदे। इसी वजह से रूस से S-400 खरीदने में भी भारत की डील में देरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स स्टडी प्रोग्राम के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत के अनुसार दोनों देशों के रिश्तों में चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी दिखती है। प्रोफेसर हर्ष के अनुसार रूस में अच्छे तरीके से ये समझ लिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जबकि चीन सामंतवादी या कई एक किस्म की तानाशाही वाला देश है। इसलिए रूस भारत के साथ अपने संबंध ज़्यादा प्रेमपूर्वक मानता है और यही भारत और रूस के पुराने घनिष्ठ संबंधों का आधार भी रहा है।
लेकिन बीते एक दशक में परिस्थितियां बदली है। देखा गया है कि चीन के साथ रूस के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि रूस के लिए भी परिस्थितियां कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आबादी पाकिस्तान से कम है और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा, जो यूरोप से एशिया तक फैला है। फिर अमेरिका तो दुनिया भर से बेस बना रहा है, लेकिन रूस के लिए चुनौती है कि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी तकनीक से मदद करनी है और अपनी सीमाओं के चारों ओर दुश्मनों का माहौल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की पूर्वी सीमा जो चीन से मिलती है, वहाँ रूस तनाव बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इस बात का फायदा उठाता है। दूसरी ओर रूस की अमेरिका और उसके सहयोगी कुछ यूरोपीय देशों से भी खींचतान चल रही है। ऐसे में रूस के पास भी सीमित विकल्प बचते हैं। मॉस्को में मौजूद भारतीय राजदूत ने भी रूस के सामने भारत की चिंताएं पहले रखी थी और रूस ने पूरा आश्वासन दिया था कि चीन के साथ भारत का विवाद यदि बढ़ता है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएगी। अब आइए चीन और रूस के रिश्तों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ तक एक बात गौर करने वाली है कि आर्थिक रूप से चीन रूस से ज्यादा समृद्ध माना जाता है। वर्तमान परिस्थिति में चीन खुद को अमेरिका के बराबर का सुपर पावर भी मानने लगा है। ऐसी स्थिति में चीन रूस की क्यों सुनेगा? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर संजय पंत कहते हैं कि चीन मध्यस्थ की भूमिका में रूस के अलावा किसी तीसरे देश की सुनेगा भी नहीं। विश्व में जिस तरह का ध्रुवीकरण चल रहा है उसमें चीन को फिलहाल रूस की आवश्यकता है। अमेरिका में जिस तरह से चीन के संबंध कोरोना के दौर में खराब हुए हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में चीन अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, ऐसी सूरत में अमेरिका से निपटने के लिए चीन को रूस के साथ ही बहुत ज़रूरी है कि संबंध बनाए रखे जाए। शीत युद्ध के बाद रूस भले अमेरिका की तुलना में कमज़ोर हुआ, लेकिन अगर वो आज किसी देश के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। अगर गलती से भी रूस अमेरिका के साथ चला जाए, जिसकी संभावना निकट भविष्य में ना के बराबर है, तब तो चीन की परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल जाएगी। रूस और चीन के बीच की दोस्ती कोई स्वाभाविक और पारंपरिक नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों के अविश्वास और संघर्ष की कड़वी यादें हैं। इसमें 1968 में दोनों देशों के बीच दमेस्की द्वीप को लेकर सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सीमा विवाद साल 2000 में सुलझा लिया है। जिस दमेस्की द्वीप को लेकर 2068 में चीन और रूस भिड़ चुके थे, वो सीमा समझौतों के तहत चीन के पास है। पिछले कुछ दिनों में चीन और रूस के बीच में भी कुछ मामले को लेकर विवाद चल रहा है। खबरें हैं कि रूस द्वारा चीन को S-400 मिसाइल की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस रोक के पीछे की वजह भारत चीन सीमा तनाव नहीं बल्कि जासूसी चीन द्वारा रूस की जासूसों से है। रूस खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके अंदर से ये डर है कि लंबे समय में चीन उसके लिए खतरा बन सकता है। रूस के चीन से जितने भी अच्छे संबंध हो, लेकिन रूस नहीं चाहता कि चीन दुनिया में शक्तिशाली देशों में और जाए और रूस निचले स्तर के पायदान पर आए। यूएन के साथ सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। लद्दाख में तो चीन की सैनिकों के साथ तनातनी चल रही है, लेकिन अरुणाचल से खबर आई है कि अरुणाचल प्रदेश के एक गांव से 5 लड़कों को चीन की सेना ने बंधक बना लिया है। राज्य के कांग्रेस विधायक निरगोंग एरिंग ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए अगवा किए गए लड़कों के नाम भी बताए हैं। एरिंग ने कहा कि चीन के सैनिकों ने नाचो कस्बों में रहने वाले 5 लड़कों को अगवा किया है। घटना ऐसे वक्त हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। चीन की सेना की इस हरकत से बेहद गलत संदेश जाएगा। चीन को माकूल जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। एरिंग ने ट्वीट के साथ फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि चीन की जो आर्मी है उन सैनिकों ने किन भारतीयों को अगवा किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इन 5 लड़कों को कब किडनैप किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगवा किए गए सभी 5 लड़के तागिन समुदाय से है। चीनी सैनिक नाचो क्षेत्र में जंगल से इनको उठा ले गए। यह क्षेत्र सुबनगिरी जिले में आता है। घटना की जानकारी के मुताबिक इनके एक रिश्तेदार के जरिए सामने आई है। इनके बाद कांग्रेस विधायक ने ट्वीट किया, अगवा किए गए 5 लड़कों के नाम इस तरह है: टोक सिंगकॉम, प्रशांत रिसलिंग, दोगदू डुबिया, तानू बेकर और नागरू दिरी। इन लोगों के साथ गांव के 2 और लोग थे, लेकिन ये भागने में कामयाब है।
हैरानी की बात है कि समुदाय या गांव के लोगों ने भारतीय सैनिकों को इस घटना की जानकारी नहीं दी। कुछ लोगों ने शनिवार को बताया कि वे भारतीय सेना को घटना की जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन गांव में डर का माहौल है। इसी साल मार्च में चीन पर इसी क्षेत्र में 21 साल के लड़के को किडनैप करने का आरोप लगा था। यह गांव मैकमोहन लाइन के करीब है। कांग्रेस विधायक एरिंग ने शनिवार को इसी क्षेत्र के 5 लड़कों के अपहरण का आरोप चीन पर लगाया है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि भारत की केंद्र सरकार विदेशी मामलों में फेल हुई है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भी फेल हुई है। देश में जवान जो सीमाओं पर तैनात है उनकी सुरक्षा में भी केंद्र सरकार फेल होती नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना में फेल, दूसरी तरफ विदेशी मामलों में फेल, तीसरी तरफ आर्थिक मामलों में फेल, चौथी तरफ रोजगार देने में फेल, पांचवी तरफ किसानों के मामले में फेल और देश में शांति और आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी फेल। लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम चैनल पर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ चंगा ही लगेगा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।